हेलो यार, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने सेलेक्ट टू लर्निंग अड्डा में। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्लास 12th वाले बच्चों के लिए। देखो यार, आज हम यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके न्यूक्लियस चैप्टर जो है उससे लिए गए हैं, तो आपको हमारे साथ बने रहना है और आपको इस वीडियो को पूरा देखना है जिसमें आपके एक एक नंबर के सारे वीडियो क्लियर हो जाएं। चलिए, इसी के साथ आज एक पावन दिन है। आप सभी को हमारे सेलेक्ट टू लर्निंग अड्डा के तरफ से आप सभी को होली की हार्दिक बधाइयाँ। आप सभी लोग मस्त रहें, खुश रहें, और हम सब लोग यही चाहते हैं कि आप अपने जीवन में बहुत अच्छे अच्छे विचार करें और ऐसी कलर की तरह आप खिलें। ये हमारे सेलेक्ट टू लर्निंग अड्डा की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। जय हिंद। आइए बात करते हैं अपने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर। तो देखो बच्चों, यहाँ पर हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है यह है, क्यूरी किस भौतिक का मात्रक है, क्यूरी का मान कितना है। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आपके एग्ज़ाम के लिए ना बेहद इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, आइए इसका आंसर समझते हैं क्या है ये। देखिए, उत्तर में आपका जो है क्यूरी क्या है, तो आप यहाँ पर ध्यान रखिए, ये जो रिलेटेड है ना, ये टर्म रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता का क्या होता है, मात्रक है। ध्यान रखना, क्यूरी क्या होता है, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता का मात्रक है। इसको परिभाषित किया जा सकता है कैसे, तो ध्यान रहे, अगर कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ, ठीक है, इतना विघटित होता है 1 सेकंड में, तो ध्यान रखना वही उसकी क्या होती है, एक क्यूरी के बराबर होती है। उस पदार्थ की सक्रियता 1 क्यूरी होगी, अर्थात एक क्यूरी जो होती है 3.7 इंटू 10 के पावर 10 विघटन पर सेकंड होता है। तो आई होप यार आपको ये समझ में आया होगा। आइए समझते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। यहाँ पर आपके पास है, किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ की अर्धायु से क्या तात्पर्य है। अब आप ये जानते होंगे अर्धायु क्या होता है। अर्धायु बहुत ही सिंपल है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक समय होता है। क्या होता है, समय। ये वो समय होता है कि कोई भी पदार्थ अपने मात्रा का आधा रह जाए जितने समय में, अपनी मात्रा का क्या रह जाए, आधा रह जाए जितने समय में, वही समय क्या कहलाएगा, अर्धायु कहलाएगा। इसको किससे डिनोट किया जाता है, कैपिटल टी से। इसको किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल टी से। ठीक है, तो यहाँ पर आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो देखिए, यहाँ पर जो सेकंड पार्ट है हमारा, ऐसा कुछ होता है जैसे ये है, कुछ एलिमेंट है ना, अभी देखना ये कुछ आधे समय में क्या हो जा रहा है, ये चेंज हो जा रहा है। ठीक है, तो यही आपका क्या होता है, हाफ लाइफ होता है। आधा पार्ट देखो जितने समय में विघटित हो गया, यानी कि घट गया है ना अपने प्रारंभिक मान का, यही इसका आवर क्या होता है, बताइए क्या होता है, आवर्त अर्धायु कहलाती है। ठीक है, तो आई होप आगे हम बढ़ना चाहते हैं, आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ के 6 नियतांक की परिभाषा लिखिए। ये क्या होता है दोस्तों, तो देखिए बहुत ही सिंपल है इसको डिफाइन करना। ये क्या चीज़ है, हाँ ध्यान रखें, किसी विक्षण रेडियोएक्टिव पदार्थ के परमाणुओं के क्षय होने की दर, जो रेडियोएक्टिव पदार्थ होते हैं उनके परमाणु जो होते हैं उसको n से शो करते हैं। किससे, n से। अब दर है ना, तो यहाँ पे हमें टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा, dN/dt। ये कम हो रहा है, नेगेटिव भी होगा इसका मान। ठीक है, उस क्षण पदार्थ में विद्यमान परमाणुओं की संख्या के अनुपात को है ना क्या कहते हैं, रेडियोएक्टिव पदार्थ के 6 नियतांक कहते हैं। इसे किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से। आइए समझते हैं ये क्या चीज़ है वास्तव में। आपका यहाँ पर जैसे आपका होता है dN/dt, dN/dt, ये क्षय होने की जो दर होती है उसमें परमाणुओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है। और जब हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं dN/dt, तो यार यहाँ पर आ जाता है लैम्डा। क्या आता है, लैम्डा, और n आता है। ठीक है, यही लैम्डा आपका क्या होता है, 6 नियतांक होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आइए बात कर रहे हैं नेक्स्ट पार्ट पर। यहाँ पर आपके लिए एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन
रेडियो एक्टिव क्षय का नियम क्या है, ये क्या होता है? तो देखिए, इसका जो नियम है, यहाँ पे बात की जाए किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ परमाणु से अल्फा, बीटा तथा गामा किरणें निकलती हैं। ये तो बात एकदम सत्य है। रेडियो एक्टिव पदार्थ जो होती है ना, उनसे कौन सी किरणें निकलती है? अल्फा निकलती हैं, बीटा निकलती हैं और गामा निकलती हैं। ये निकलती रहती हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है? इनके परमाणु भार तथा क्रमांक बदल जाते हैं। जाहिर सी बात है, जब कण निकलेंगे तो जरूर उनके परमाणु क्रमांक बदलेंगे और भार। इस प्रकार प्रारंभिक रेडियोएक्टिव पदार्थ का जो क्षय हो जाता है, क्या होता है? रेडियोएक्टिव पदार्थ परमाणु का क्या होता है? क्षय हो जाता है तथा किसी नए तत्व के परमाणु का जन्म होता है। इस घटना को ही हम क्या कहते हैं? रेडियोएक्टिव क्षय कहते हैं, ठीक है। तो इनका कहने का मतलब यही है कि जब भी कोई एक परमाणु टूटेगा, किसी एक परमाणु का दिल टूटेगा, तो कोई दूसरा बनेगा उसके लिए, है ना। जब एक परमाणु का दिल टूटता है तो कोई दूसरा परमाणु जन्म लेता है, ठीक है। यही घटना जो होती है रेडियोएक्टिव क्षय कहलाती है। आप यहाँ पर जैसे देख सकते हैं, यहाँ पर टूटने वाला यूरेनियम, तो जैसे टूटेगा ना, तुरंत ये दूसरे एटम्स में डिवाइड हो जाता है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, है ना। कितना अच्छा है ये, देखो ये टूट गया क्रिप्टन में और बेरियम में। बड़ा ही मज़ेदार टॉपिक। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आइए समझते हैं नाभिकीय संलयन से क्या तात्पर्य है। तो संलयन जो होता है ना, यहाँ पर क्या होता है? दो छोटे छोटे नाभिक जैसे ये हैं मिल जाएंगे, एक बड़ा नाभिक बनता है, ठीक है। तो ऐसे घटना को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, नाभिकीय संलयन। यानी कि भैया, दो हल्के नाभिकों के परस्पर संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाने की जो प्रक्रिया होती है, नाभिकीय संलयन कहलाती है। नाभिकीय संलयन से प्राप्त नाभिक का द्रव्यमान संलयन करने वाले मल नाभिकों के द्रव्यमान के योग से कम होता है तथा द्रव्यमान के इस अंतर के तुल्य ऊर्जा इस प्रक्रिया में मुक्त होती है। देखिए भैया, ये एकदम सही बात है। जब द्रव्यमान में कुछ कमी होगा, क्या होगा? कमी, तो ध्यान रखें उसके बदले वो ऊर्जा निकाल के जाएगा। क्या निकाल के जाएगा? ऊर्जा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, उदाहरण के लिए भारी हाइड्रोजन अथवा ड्यूटेरियम, भारी हाइड्रोजन ड्यूटेरियम के दो नाभिकों के संलयन को इस समीकरण द्वारा व्यक्त किया गया है। यहाँ पर समीकरण नहीं लिखा है, तो पहले मैं इस समीकरण को लिख देता हूँ। तो देखो यार, ऐसा आपका कुछ होता है, या तो दो हाइड्रोजन को आप जोड़ो, या तो दो ड्यूटेरियम जब मिलते हैं तो एक टाइटेनियम तथा हाइड्रोजन प्लस 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्टेज निकाल के जाते हैं। भैया ये बहुत एनर्जी है। अगर यही एनर्जी थोड़ा और मतलब निकलने लगे, है ना, ऐसे ही और रिएक्शन कराई जाए तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी हो जाएंगी, और एक दिन बनते बनते यार ये आपका, है ना, हाइड्रोजन बम बन जाएगा, और इसी से ही बनते हैं। और देखिए यार, ये जो है ना आपका टाइटेनियम, जब हम टाइटेनियम को ड्यूटेरियम के साथ रिएक्शन कराते हैं, तुरंत ये क्या करता है? एक अल्फा कण हीलियम नाभिक में और एक आपका न्यूट्रॉन प्लस इतना एनर्जी, देखिए बहुत ज़्यादा एनर्जी, 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए इस 4 का 4 गुना एनर्जी यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। तो है ना कुछ ये कमाल का। तो आप यहाँ पर इस चीज़ को समझ सकते हैं अच्छी तरह से। तो देखो यार, ये आपको समझना पड़ेगा, या थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिए अगर आपके पास पेन और पेपर हो, जहाँ से आपको ये चीज़ें है ना एग्ज़ाम में आती हैं और क्लियर हो जाएं। बस आपको कुछ नहीं करना है। देखिए, नाभिकीय संलयन का मतलब छोटे छोटे नाभिक बड़े नाभिक में कन्वर्ट होते हैं। जैसे यहाँ पे भैया ये ड्यूटेरियम मिलके टाइटेनियम बन गया, और यहाँ पे टाइटेनियम और ड्यूटेरियम मिलके हीलियम नाभिक बन गया, है ना। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आप देख रहे हैं, एक छोटा पार्टिकल बड़ा पार्टिकल में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आइए आगे देखते हैं। यार आपके लिए एक और नया अच्छा सा क्वेश्चन, रेडियोएक्टिव पदार्थ के लिए अर्ध आयु एवं क्षय नियतांक में संबंध स्थापित कीजिए। तो आइए इनसे कुछ पहले आंसर ले लेते हैं, क्या है अर्धायु तथा क्षय नियतांक में संबंध। तो देखो, कुछ आपको स्टार्टिंग में पैमाने सेट करने पड़ेंगे। क्या चीज़ है ये? तो देखिए, अगर हम मान लें यदि प्रारंभ में जब कोई
समय स्टार्ट नहीं हुआ, तो उस समय जो रेडियो एक्टिव पदार्थ की मात्रा है कितनी है, n0 है, तथा इसकी अर्धायु कितनी है, कैपिटल T है। अच्छा, T समय पश्चात इसका मात्रा कितना रह जाता है, n। तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं यार, एक रिलेशन होता है, यहाँ पर उस रिलेशन को आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ये सूत्र आप जानते हैं अच्छी तरह से, ये वाला n बराबर n0 e पावर माइनस लैम्डा टाइम्स t। ठीक है, आप अगर आपको याद नहीं है तो आप इसको ध्यान रखिए। यहाँ पे जो t है ना, कैपिटल स्मॉल t किसके बराबर, t के, तो उस समय पदार्थ की जो मात्रा होगी अपनी आधी विघटित हो जाएगी। तो यहाँ पे रख देते हैं इस समीकरण में, एक समीकरण तो आपका ये है, इसमें n0/2 बराबर n0 e पावर माइनस का लैम्डा टाइम्स t। तो देखो यार, यहाँ से n0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपको ये टर्म में मिलेगा, यहाँ पर 1/2 मिल जाएगा और यहाँ पर e पावर माइनस लैम्डा टाइम्स t। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं इसको नीचे ले आऊँ, है ना, माइनस का है तो नीचे ऐसा लिख सकते हैं, e पावर माइनस का ये प्लस हो जाएगा लैम्डा टाइम्स t। तो यार आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं और इसका मल्टीप्लाई इधर, तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, e पावर लैम्डा t इंटू 2, और उसके बाद मैं लॉग ले लूँगा, इधर लॉग लिया जाएगा तो e और लॉग हट जाएंगे तो लैम्डा t मिल जाएगा मुझे, और यहाँ पर 2 का हम क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे। अब देखो यार, यहाँ से मुझे कैपिटल T निकालना है, तो लैम्डा से नीचे भेजना ही पड़ेगा मुझे, तो हमने भेज दिया। अब आप एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पे जब e है ना, तो ये तो आपको ऐसे सिंपल लिखा रहेगा, ठीक है, लेकिन ध्यान रखिए यार, ये जब हम e हटाएंगे, क्या हटाएंगे, e, तो यहाँ पर जब 10 बेस में कन्वर्ट करते हैं तो इतने नंबर से हम आगे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2.3026 log 10 2। ठीक है, और इसका जो मान होता है log 10 2 का वो 0.3010 होता है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ये वैल्यू मिलेगा, यही आपका एक संबंध होता है। तो आप ये ध्यान रखिए। तो यहाँ पे यही बात बोली गई है, अगर किसी भी पदार्थ का क्षय नियतांक जितना क्या होगा, देखो ना, क्षय नियतांक जितना अधिक होगा उसकी अर्धायु उतनी क्या होगी, कम होगी। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा यहाँ तक। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। यहाँ पर आपसे बात किया जा रहा है कि भाई 10 मिलीग्राम द्रव्यमान क्षति से कितनी ऊर्जा जूल मुक्त होगी। तो देखिए, डेल्टा एम जो है आपके पास 1 मिलीग्राम है, इसमें कितने किलोग्राम बनेंगे, 10⁻⁶। मुक्त ऊर्जा का आप सूत्र जानते हैं, डेल्टा एम इंटू c²। डेल्टा एम का मान आप अच्छी तरह से जानते हैं, यहाँ पर ये दिया है। और ये आपके पास क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिलेगा, 9 × 10⁻10 जूल। तो आपका ये आंसर है, बहुत अच्छा सा। आइए यार, अभी आज हम आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, ये क्या चीज़ है, देखिए, बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य है। बंधन ऊर्जा भी बहुत कमाल की चीज़ है। आप यहाँ पर देखिए, किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा है जो नाभिक के किसी न्यूक्लियर अणु को अनंत दूरी तक अलग करने के लिए आवश्यक होता है। जैसे देखिए, अभी ये इलेक्ट्रॉन आया, अब इसको एनर्जी देगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, फिर दोबारा इस कक्षा में नहीं आएगा, इस कक्षा में नहीं आएगा, आया नहीं आया ना, तो हमेशा के लिए निकल जाए। जैसे अगर आपको लात मार के घर से निकाला जाए और आपको बोल दिया जाए अब कभी नहीं आना इस घर में, तो वो जो लात मार के आपको एनर्जी दी गई थी ना, वही आपकी क्या थी, बंधन ऊर्जा। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा ही कुछ इसके साथ हो रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। देखिए, परमाणु द्रव्यमान मात्रक AMU की परिभाषा दीजिए। ये क्या चीज़ है, इसका मान किलोग्राम तथा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में व्यक्त कीजिए। तो देखो यार, इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा हमारे साथ समझना और मेहनत करना है दिमाग से। देखिए, ये कुछ नहीं है, बस आप ध्यान रखिए, जैसे आपके पास 10 उंगली होती है ना, और मान के चलते हैं भी सभी उंगलियां बराबर हैं, क्या है, बराबर। अब देखिए, जैसे 10 उंगली का टोटल मिला के जो एनर्जी होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, और मैं बोलूं कि उन 10 में से केवल एक की एनर्जी कितनी होगी। ठीक है, तो एग्जैक्टली यही यहाँ पर होता। कोई अगर एक परमाणु है, ठीक है,
वो मान लीजिए 4 पार्ट से बना है, तो एक पार्ट का हम निकालेंगे और सभी का निकालना होगा, तो इसी से बात करते रहेंगे। तो ऐसे ही है जो AMU होता है एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, ये बहुत छोटा सा मात्रक होता है, द्रव्यमान को व्यक्त करने के लिए सबसे छोटा मात्रक होता है, ठीक है, किसी भी परमाणु का सबसे छोटा मात्रक। और ये क्या होता है, एक AMU कार्बन के परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग के बराबर होता है, कुछ नहीं है ये। जैसे मैं आपसे बोलूँ वही उंगली वाली बात, यहाँ पे कार्बन के पास कितनी उंगलियाँ हैं भाई, देखो ना 12 हैं, कितने हैं 12 हैं, ठीक है। तो हम 12 खाने बना लेते हैं। एक खाने की कितनी एनर्जी है या कितना द्रव्यमान है, जितना होगा यही आपका एक AMU होता है। दैट इज़ आपका, ये है आपका बेस्ट आंसर, ठीक है। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिए, एक AMU में कितना होता है किलोग्राम, है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। अगर कोई पूछ ले तो बोल देना ये कार्बन के 12वें भाग, एक कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग का जो मान होता है, 12वें भाग का जो द्रव्यमान होता है, इसका जो द्रव्यमान होता है, ठीक है, यही आपका AMU होता है, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। जैसे 12 केले 12 रुपए के, तो एक केले कितने के, एक के, तो ऐसा ही है आपका AMU। और यहाँ पर अगर इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदला जाए तो आपका होगा एक AMU में 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आइए समझते हैं आगे। देखो यार, आपके सामने एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, युग्म उत्पादन से क्या समझते हैं, इसका एक उदाहरण दीजिए। तो देखिए भैया, यहाँ पर क्या करना है, आपको ये समझना है कि अगर कोई हमारे पास एक फोटान है, जब ये किसी भारी पदार्थ पर गिरता है, क्या होता है, किसी भारी पदार्थ पर गिरता है, तो ये पहले नंबर तो अपनी एनर्जी को किसी नाभिक द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। मान लीजिए कोई एक ऐसे आया, टकराया फोटान HNU, और यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से क्या हुआ, एक आपका पॉजिट्रॉन निकला और एक क्या निकला, इलेक्ट्रॉन निकला, एक पॉजिट्रॉन निकला और एक इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक है। यही आपको है ना, देखिए युग्म के रूप में निकल रहे हैं ना, इसी को हम कहते हैं युग्म उत्पादन, ठीक है। इसका जो समीकरण है ये है, एक फोटान लाइट आई और ये किसी पदार्थ पे गिरी और पदार्थ ने अवशोषित किया उसे, और वहाँ से मुझे क्या मिला, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, युग्म उत्पादन कहते हैं। क्या कहते हैं, युग्म उत्पादन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए यार, आपसे मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।